Hello students, I am Sajjan Bhardwaj, TGT Science at Halwa Se Vidya Vihar. Today I am taking the lesson number 5 of our science subject for class 9, and the name of the lesson is Fundamental Unit of Life. In our previous video we have already described what is the fundamental unit. And there we have decided that fundamental unit of life is cell. That is why I have written over here. अब की बार मैंने सेल लिख भी दिया है. हालांकि हमारी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें चैप्टर का नेम केवल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लिखा गया है. बट जब हमने डिसाइड कर लिया कि वो सेल होती है, सो वी कैन राइट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स सेल. ठीक है. अब आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो जैसा मैं हमेशा आपसे एडवाइस और रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वाला वीडियो देखें, क्योंकि एक बार एक स्टेप अगर हम ले लेते हैं फिर दूसरा स्टेप लें तो बेटर रहता है. उस वीडियो में हमने डिसाइड किया कि फंडामेंटल यूनिट क्या है. आपको बताया गया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है. उसके अंदर सेल हिस्ट्री के बारे में भी हमने बात की कि सबसे पहले मिस्टर रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं किया. कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को. इट वॉज नॉट इन्वेंटेड, इट वॉज डिस्कवर्ड. आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी. तो डिस्कवरी का मतलब समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर, विच इज ऑलरेडी देयर इन आवर सराउंडिंग, बट वी सडनली गेट इट. हमें अचानक उसका पता लगता है, पहले नहीं पता था. इट इज डिस्कवरी. ठीक है. और इन्वेंट का मतलब होता है कोई चीज पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको हम डिजाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. वो टोटली आर्टिफिशियल चीज होती है. तो जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और आपको बता दिया गया कि ये सेल है, स्कूल लैब में जब आप जाएंगे तो एक छोटी सी एक्टिविटी आपको टीचर लोग करवाते हैं. जो आपके पास ऑनियन पील होती है, उस ऑनियन पील की हेल्प से हम एक टेम्परेरी माउंट बनाते हैं. और टेम्परेरी माउंट का मतलब एक स्लाइड ली जाती है इस तरह से. इट इज ए ग्लास स्लाइड. इस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो ऑनियन पील होता है, ऑनियन पील क्या होता है आप में से काफी बच्चे जानते होंगे. एक बहुत छोटा सा ऑनियन पीस मैंने लिया है आपकी जानकारी के लिए. इसको हम एक कट लगाते हैं सीधा सीधा. ठीक है. और एक और कट लगा देते हैं इसके ऊपर, लाइक दिस. अब इसका एक पीस जब हम लेंगे, इसका आउटरमोस्ट ये पीस ले लिया है मैंने, स्कैल्प है एक तरह से. और इसके अंदर से अगर आप अपने नेल की हेल्प से स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच करने पर हमें एक बहुत फाइन पीस दिखाई पड़ेगा. एंड दैट वेरी वेरी फाइन पीस इज कॉल्ड अनियन पील. उसको बेटा हम अनियन पील बोलते हैं. ये काफी फाइन होता है. देखिए, दिस इज अनियन पील. आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम अनियन पील बोलते हैं. ये बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है. इट इज अनियन पील. स्कूल लैब में हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए टेम्परेरी जो माउंट प्रिपेयर किया जाता है, वी टेक ए स्लाइड लाइक दिस. ये ग्लास स्लाइड होती है. अनियन पील रिमूव करते हैं. अनियन पील को एक वाच ग्लास में वेट करते हैं एंड वी पुट ए केमिकल कॉल्ड सेफ्रेनिन. सेफ्रेनिन उस पर पुट किया जाता है. सेफ्रेनिन क्या करता है, आपकी जो सेल होती है उसके पार्ट्स को थोड़ा सा डार्क कर देता है ताकि वो इजीली क्या हो जाए, विजिबल. एट द सेम टाइम ग्लिसरीन इज एडेड टू इट. ग्लिसरीन उसको ज्यादा देर तक मॉइस्ट बना करके रखता है. ये क्वेश्चन भी कई बार प्रैक्टिकल की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात होती है. तो ये जो स्लाइड बनेगी, स्लाइड के ऊपर मान लीजिए हमने हमारा अनियन पील रखा. अनियन पील के ऊपर एक बहुत पतला सा ग्लास कवर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कवर स्लिप. और ये सारा सिस्टम जब प्रिपेयर हो जाता है, देन वी पुट इट अंडर द माइक्रोस्कोप. हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं. और जैसा मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था, जैसे आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, like this. These are almost rectangular.
और हर एक पीस के अंदर आपको यहां पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा डार्क डॉट दिखाई पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर क्वाइट सिमिलर इन स्ट्रक्चर। एक मटेरियल की जब हम सेल लेते हैं तो दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। मटेरियल बड़ा हो छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक छोटी सी एंट आप लेते हैं और एक बड़ा सा एलिफेंट लेते हैं तो बोथ बिलोंग टू द एनिमल कैटेगरी, तो दोनों की सेल शेप वाइज फंक्शन वाइज सिमिलर होंगे। ये नहीं कि हाथी बड़ा एनिमल है तो उसमें बड़ी बड़ी सेल्स हैं, चींटी छोटे तो उसमें छोटे छोटे सेल हैं, नहीं। इसका मतलब तो ये भी निकलेगा कि जब किसी को बड़ी बिल्डिंग बनानी तो बड़ी बड़ी ब्रिक्स लेके आएंगे, छोटी बिल्डिंग बनानी तो छोटी ब्रिक्स लेकर के आएंगे। क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? ये तो आपने देखा ना, अगर आपको एक कमरे का मकान बनाना है तो भी ब्रिक का साइज वही रहता है, और अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो भी ब्रिक का साइज सेम रहता है। सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं बॉडी में वो लगभग आइडेंटिकल होती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल टाइम, हमेशा जरूरी नहीं है। सेल्स में डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। वो क्या पोजीशन यानी क्या रोल प्ले कर रही है, क्या फंक्शन प्ले कर रही है, अकॉर्डिंगली उनकी शेप छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आप बच्चों को ये भी ध्यान करना है। तो अब हमारे पास अगर एक बार सेल से थोड़ा सा आगे बढ़े तो आज मैं लेना चाह रहा हूं इस वीडियो में एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सेल को, अगर मैं यहां लिखूं, दोबारा से सेल को यहां लिख दिया जाए, कोशिश कर रहा हूं कि इसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में तैयार हो जाए। इस चैप्टर को स्टडी कैसे करना है, एक माइंड मैप हम तैयार करते हैं सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। अब सेल का कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल की कितनी टाइप्स होती हैं। अब देखो बेटा, जब टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे तो हमारे पास सेल अलग अलग पैरामीटर पर अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो टाइप्स में अगर मैं ये कहूं शेप, इस शेप की टाइप, शेप के हिसाब से अगर सेल को कंसीडर करें तो कौन कौन सी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्फेरिकल। क्या वर्ड लिखा मैंने? स्फेरिकल। ठीक है, ये आर है, स्फेरिकल। कुछ शेप हमारे पास गोल होती हैं सेल्स और कुछ एलोंगेटेड भी हो सकती है। एलोंगेटेड, एलोंगेटेड का मतलब होता है जिनकी लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सेल्स हमें ऐसे देखने को मिलेंगे लाइक दिस। अब ये देखिए बीच में से थिक है, स्फेरिकल का मतलब ऐसे राउंड शेप, एलोंगेटेड का मतलब जो थोड़ी सी लंबी ज्यादा हो गई है, लेंथ में ज्यादा चली गई। और ये वाली जो शेप है इसमें देखो दोनों एज पतले हैं, बीच में से मोटी है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप, राइट बेटा। और कभी कभी ऐसी भी सेल मिलेंगी जिसमें एक ही सेल में बहुत सारी ब्रांच निकली हुई हो, तो सेल्स में भी ब्रांच्ड, ये ईडी लिखेंगे लास्ट में, ब्रांच्ड। तो दीज आर द टाइप्स शेप के हिसाब से, बट ये आखिरी लिमिट नहीं है, देयर कैन बी मेनी मोर आल्सो। तो एक पैरामीटर हुआ हमारे शेप के हिसाब से। दूसरा पैरामीटर अगर आप लें तो दैट में भी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज के हिसाब से सेल कितनी होती है। बेटा सेल का साइज जो होता है वो माइक्रोन में मेजर किया जाता है। माइक्रोन, माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, यूजुअली इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं अगर ये लिखूं कि 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 1 मीटर के इतने ज्यादा पार्ट्स बनाए जाएं, वहां से सेल का साइज मेजर किया जाएगा। तो सेल अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। सबसे छोटी जो सेल होती है दैट इज टेकन टू बी PPLO, इट इज आल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी सेल मानी जाती है। लेकिन अगर अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड द स्पर्म। ये ओवरऑल स्मॉलेस्ट है,
ये ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट है। और ह्यूमन बॉडी का अगर लार्जेस्ट बोला जाए, ध्यान करिए मैं लार्जेस्ट वर्ड बोल रहा हूं, तो लार्जेस्ट का मतलब होगा हमारे पास ओवा या ओव्यूम लिखेंगे। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार बच्चों में, उन्होंने सुना होता है नर्व सेल, NRVE नर्व सेल। वो इक्वेशन करते हैं कि सर आप तो ओव्यूम बता रहे हैं, हमने तो नर्व सेल पढ़ा है। बेटा नर्व सेल का मतलब है लॉन्गेस्ट और ओवम का मतलब है लार्जेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट। बी केयरफुल, बोथ आर ह्यूमन सेल्स। ये दोनों ह्यूमन सेल हैं। अगर ओवरऑल लार्जेस्ट की बात करनी है, जो सबसे बड़े, जैसे ये स्मॉलेस्ट है, ऐसे लार्जेस्ट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग दैट इज लार्जेस्ट वन। इट मे बी अप टू 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो शेप के हिसाब से हमारे पास 4 टाइप बताई मैंने आपको। साइज के हिसाब से नो डेफिनेट साइज, कोई डेफिनेट साइज नहीं होती। ठीक है, तीसरा पैरामीटर जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, और वो पैरामीटर है सेल का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पर आपकी सेल कितने टाइप की होती है? तो न्यूक्लियस के बेस पर हमारे पास सेल की 2 टाइप बनेंगे। ठीक है, यहां लिख रहा हूं। एक सेल हमारे पास रहती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और दूसरी सेल होती है हमारे पास यूकैरियोटिक। ये होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता क्लियरली, और ये होते हैं विद वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। दे आर आल्सो समटाइम कॉल्ड प्रिमिटिव सेल्स। अभी आज के टॉपिक में इनकी डिटेल भी बताने वाला। तो ये तो हुआ आपके पास टाइप्स ऑफ सेल का। उसके बाद इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कंपोनेंट्स। क्या वर्ड बोला मैंने? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कि एक सेल के क्या क्या मेन कंपोनेंट हो सकते हैं। मेन तो ध्यान करेंगे बेटा, जब सेल की बात करें, एक जनरल सा डायग्राम बना दूं। ये मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ये सेल की कवरिंग है सबसे बाहर की, और सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग का सिंपल सा नाम हमें याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी पर स्किन होती है जो बाहर और अंदर के मटेरियल को सेपरेट करती है। स्किन अंदर क्या है वो अंदर रहेगा स्किन की वजह से, और बाहर की चीजें बाहर रहेंगी। तो जैसे स्किन एक बैरियर का काम करती है, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन भी यहां बाहर का एटमॉस्फेयर और अंदर का एनवायरनमेंट उनको सेपरेट करके रखती है। इसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, तो ये अभी एक चीज हुई आपके सामने। दूसरा, ये सभी एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल के अंदर भी होता है। दूसरा प्लांट सेल के लिए रहेगा, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। ये केवल प्लांट सेल के लिए है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि प्लांट को बाहर रहना होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेस करते हैं, लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ मॉइस्चर, लॉट ऑफ विंड, इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजें फेस करनी होती हैं। सो नेचर ने उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दी है पहले से, कि आपको ये प्रोटेक्शन दी ताकि आप सरवाइव कर पाए। इट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन एवरी प्लांट सेल, याद रहेगी बात। उसके बाद ये जो सेल होती है, सेल के बिल्कुल सेंटर में जाएं, अगर ये वेल डेवलप्ड है तो यहां पर मिलता है न्यूक्लियस। तो मैं यहां लिख रहा हूं न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस और बाहर का जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक फ्लूइड मटेरियल भरा रहता है, एंड दैट फ्लूइड मटेरियल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या वर्ड
लिखा बेटा? साइटोप्लाज्म। याद रहेगी बात आपको? अब ये है न्यूक्लियस, जो इसका कंट्रोल टावर है, ये है बाहर की बाउंड्री। लेकिन जो ये प्लाज्मा है हमारे पास, सॉरी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में कुछ अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं, which are the different structures according to their shapes, according to their functions। अलग अलग तरह के बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन नहीं कहेंगे हम उन्हें सेल के अंदर, क्योंकि ऑर्गन थोड़े बड़े होते हैं, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, नोज है, ईयर है, दीज आर ऑर्गन्स। लेकिन सेल तो बहुत छोटी है, इसलिए सेल के लिए ऑर्गन कहने के बजाय हमारे साइंस पढ़ाने वालों ने एक नई टर्म डिस्कवर कर ली, और उस टर्म का नाम है, यहां स्पेस चलो क्रिएट कर देता हूं। तो ये जो अंदर के पार्ट है, इनका नाम लिख रहा हूं अभी, दे आर कॉल्ड सेल। ये सेल के अंदर है, और इनको हम बोलेंगे ऑर्गेनल्स। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनल्स। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सेल। ये सेल के क्या लिखा मैंने? कंपोनेंट्स। अब किसी मेन सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, सॉरी क्या क्या ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, तो यहां तक का देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं आपके लिए, आप इसे माइंड मैप भी कह सकते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमने सेल लिखा याद रखने के लिए और चैप्टर को समझने के लिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने पेज पर लिखेंगे, एक से ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आई एम श्योर ये लेसन आपको ज्यादा क्लियर होगा। वरना सो मेनी टाइम हैपेंस कि बच्चों को लेसन क्लियर नहीं होता कि कौन सी चीज कहां जानी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेल लिखा, सेल की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेटा प्लांट में, एनिमल में अलग अलग तरह की होंगी, ठीक है। फिर सेल की टाइप्स की बात लिखी मैंने, टाइप्स में लिखा शेप के बेस पर स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, एलोंगेटेड, स्पिंडल शेप एंड ब्रांच्ड। फिर हमने कहा साइज के बेस पर, तो साइज के बेस पर कोई डेफिनेट साइज नहीं होता है। सेल बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे पीपीएलओ लिखा है मैंने आपको। ह्यूमन बॉडी में आपको बताया मैंने स्पर्म, जिसको मेल गैमेट भी बोला जाता है, और जो हमारे पास पीपीएलओ है जो 10 माइक्रोमीटर है, केवल 10 माइक्रोन है। लेकिन अगर हम एक बात ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो वो बहुत लंबा होता है, और हमारे पास अगर नर्व सेल की बात करें तो इसमें भी 100 सेंटीमीटर लंबा। अब एक तो आंख से भी नहीं दिख रहा था और 100 सेंटीमीटर लंबा है। तो सेल के अंदर साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से बहुत सारी वैरायटी होती है। लेकिन अपनी बुक में, अपने सिलेबस के हिसाब से एक बहुत डेफिनेट पैरामीटर है, और उस डेफिनेट पैरामीटर का नाम क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है या नहीं है का मतलब वेल डेवलप्ड है या नहीं, प्रॉपरली डेवलप हुआ या नहीं, उसके बेस पर हमारे पास सेल दो टाइप की डिसाइड हुई। एक को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अभी आगे करवाने वाला टॉपिक दोबारा, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगा। उसके बाद मैंने कहा कि एक सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब उसके पार्ट्स को अगर स्टडी करें कि भाई सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ फिगर बनाई थी और मैंने कहा सबसे बाहर ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। आप एक फ्रूट देखते हैं बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा एक फ्रूट को भी अगर हम छीलते हैं तो सबसे बाहर उसका पील होता है। पील यानी उसका कवर होता है, जो उसको अंदर के कंटेंट को सेव करके रखता है, खराब होने से बचाता है। तो ऐसे हमारे पास ये है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए एक बलून है, बलून में आपने पानी भर दिया, बहुत सारे छोटे छोटे कोई और पेबल डाल दिए, थर्मोकोल की बॉल डाल दी, वो सारी चीजें अंदर गुम हो गई। बाहर आपको केवल बलून दिखाई देता जो अंदर वाली चीजों को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे ये कवरिंग है, इट इज नॉट ए सर्कल। कभी कभी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या सेल सर्कल की तरह? नो बेटा, सेल स्फीयर की तरह होती है, गोल होती है, ठीक है। आपने राउंड बॉल देखी होगी, लाइक दिस। तो ये सबसे बाहर की कवरिंग है, और इस कवरिंग का नाम हमने क्या बताया? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है, क्योंकि जिस मटेरियल से बनती है वो प्रोटीन और लिपिड्स मटेरियल होते हैं, तो वह उसकी वजह से इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर मैंने बताया प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट को बाहर रहना होता है एनवायरनमेंट में, तो प्लांट के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहती है। प्लांट सेल को यूजुअली हम इस तरह से बनाएंगे रेक्टेंगुलर, और ये बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसमें दिखाएंगे। ये एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्शन है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन बनेगा इसके अंदर, लेकिन ये जो बाहर की एक्स्ट्रा बाउंड्री आपकी जो सेलुलोज की बनी होती है, इट इज कॉल्ड द सेल वॉल। उसके बाद अंदर बताया था मैंने, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है,
और न्यूक्लियस और इसके बीच में एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसका नाम साइटोप्लाज्म बताया। और साइटोप्लाज्म में ढेर सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं विच आर फंक्शनल, जो सेल के लिए अलग अलग काम करते हैं। कोई उसे क्लीन करता है, कोई उसके लिए प्रोटीन बनाता है, कोई उसके मटेरियल को ट्रांसफर करता है, ठीक है, और कोई उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो देयर आर द डिफरेंट पार्ट्स। कोई उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो वो सारे के सारे जो पार्ट, उन पार्ट का नाम हमने रख दिया यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। कभी कभी लोग इसे सेल ऑर्गेनलिस भी बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल अगर बोले तो शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा। मेरी बात क्लियर होगी आपको यहाँ तक? अब ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर हम आगे फर्दर बढ़ सकते हैं। अब देखो, जब सेल ऑर्गेनल की बात की तो सेल ऑर्गेनल कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं या उनके नाम और क्या हो सकते हैं वो एक बार लिख देता हूं, और फिर जैसा मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था मैं टाइप्स ऑफ सेल को डिस्कस कर देता हूं। सेल ऑर्गेनल के फटाफट नाम लिख देता हूं। अब देखो, क्योंकि हमने आगे पढ़ना है उनको, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम बच्चे ER बोलते हैं ऐसे। और ये बेटा दो टाइप का होता है, वो आगे मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। एक को हम SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER लिखेंगे, और दूसरा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखेंगे। एक सेल ऑर्गेनल होता है हमारे पास, उसका नाम है गोल्जी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। गोल्जी, कैमियो गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको एक तरह से डिस्कवर किया था, और ये पार्ट भी उसी तरह पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। उसके बाद वैक्यूल्स, ये एक तरह के एम्प्टी स्पेसेस होते हैं किसी भी सेल के अंदर, जिनके अंदर सेल के कुछ मिनरल्स, कुछ सेल से बोलते हैं, दे आर गेट फिल्ड। देन देयर इज ए क्लीनिंग पार्ट, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स हमारी सेल के क्लीनिंग पार्ट्स होते हैं जो क्लीन करने में हेल्प करते हैं। उनके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं, आगे दोबारा बता दूंगा आपको। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये एक से ज्यादा होते हैं इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया लिखा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लूरल, ध्यान करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये ध्यान कर लीजिए। और उसके बाद हमारे पास हमने लिखना है प्लास्टिड्स। क्या लिखा बेटा हमने? प्लास्टिड्स, ओनली इन प्लांट्स, जो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान कर लेनी है। सो अभी तक जो हमने बता दिया, सेल के टाइप्स आपको बता दी हैं, उसके बाद सेल के कंपोनेंट्स आपको लिख दिए मैंने सारे, और सेल के कंपोनेंट के बाद सेल ऑर्गेनल। देखो ये जो नीचे लाइन आई है ये सेल ऑर्गेनल्स की लाइन है। सेल ऑर्गेनल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। प्लास्टिड्स फर्दर 3 टाइप के होंगे, अगले टॉपिक में हम लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक बार फिर से बात कर देते हैं जो पेंडिंग छोड़ दिया मैंने आपके लिए, कि जब हम टाइप ऑफ सेल की बात कर रहे हैं और मैंने कहा बेटा न्यूक्लियस होना या ना होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सेल वॉल होना या ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल होते ही प्लांट सेल बन जाती है और ना होगी तो एनिमल सेल हो जाती है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई सेल है, मान लीजिए एक सेल है और इसके अंदर क्लियर कट न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस होने का क्या फायदा होता है? जब न्यूक्लियस होता है इस तरह से तो जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है, जो डीएनए वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल अगर आपके पास न्यूक्लियस क्लियर तो है तो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रहेगा और इसकी बाउंड्री होगी तो ये बोला जाएगा न्यूक्लियस। अगर बाउंड्री है इस तरह से, बाउंड्री को बोलते हैं मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन है तो, लेकिन कई बार नहीं होता, और जब ये नहीं होता तो इसे हम न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, NUCLEOD, न्यूक्लियोइड। अब उस केस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरह से स्कैटर्ड रहता है, बिखरा रहता है, ठीक है। देन नेम विल चेंज, ठीक है।
अब ये न्यूक्लियोइड बन जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अब ये जो सेल है हमारे पास जिसमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं है और न्यूक्लियस पूरी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब ये सेल अनकंट्रोल्ड वे में रहेगी, इसमें डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स और दूसरी जो चीजें हैं उनकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। तो इस बेस पर इस टाइप के जो सेल होते हैं, इट में बी सिंपल बैक्टीरियल सेल, इसमें और भी डिजाइन पार्ट्स हम दिखा सकते हैं। तो इस टाइप के जो सेल होंगे उस सेल को बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक। और ऐसे जो एनिमल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे बेटा उनको? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। ये बात आप बच्चों ने ध्यान करना। अब यहां पर कई बार बच्चों को ये दिक्कत आती है, सर ये कैरियोट का मतलब क्या है? एक्चुअली प्रो जो वर्ड है, दो वर्ड, एक है प्रो और एक है कैरियोन। अब जो प्रो होता है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब वो आपको बताया गया था पहले वाले वीडियो में बताया, जस्ट लाइक द माइक्रोस्कोप ऑफ मिस्टर रॉबर्ट हुक व्हिच वाज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। प्रोकैरियोट वहां पर उनके पास प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप थी। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस अगर है, यानी न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ, न्यूक्लियस की सिचुएशन इस तरह की है, तो ऐसे केस में न्यूक्लियस कहने के बजाय न्यूक्लियोइड कहेंगे। और ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस तरह की सेल से बना हो, सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और एनिमल को बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। क्या बोल देंगे बेटा? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। अब दूसरी हमारे पास रहेगा यूकैरियोटिक। अब देखो यूकैरियोटिक में अगर ईयू को अलग कर दे और कैरियोट को अलग कर दे तो ईयू और फिर कैरियोन, KERYON, कैरियोन। कैरियोन का मतलब फिर से न्यूक्लियस बन जाएगा। और ये जो EU वर्ड है, EU का मतलब होता है ट्रू। इसका मतलब क्या है? ट्रू, यानी जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और ऐसे सेल को क्या बोला जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों सेल में हमारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात। सो प्रोकैरियोटिक and eukaryotic. These are the two types of cells which are on the basis of the presence of nucleus is there or not. So take care, it is the very fundamental, very important difference which makes a highly considerable difference between the existence of the organisms. So prokaryotic, as I have told you, pro means primitive, and EU I told you as the true nucleus. EU का मतलब true. Karyotic means carrion और carrion means nucleus. So those cells which are having the true nucleus, they are the eukaryotic cells. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूकैरियोट्स। जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रॉपरली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, उनको बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा मैंने आपसे बोला कि एनसीईआरटी में ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आई एम गोइंग टू से फ्यू पॉइंट्स, यहां कुछ पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो वी कैन से अबाउट द साइज, कि व्हाट इज द साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बेटा मैंने पहले भी बोला है कि सेल्स आर वेरी माइन्यूट इन साइज, दे कैन नॉट बी मेजर्ड विद द यूजुअल पैरामीटर्स। जैसे आप सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं, इस तरह से सेल को नहीं मेजर कर सकते। सेल्स को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। माइक्रो के लिए साइन ये रहेगा और ये m लगा दिया, दैट इज माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। हालांकि हमारे पास इससे छोटी यूनिट भी हो सकती है, एंगस्ट्रॉम हो सकती है, आगे चलेंगे पिकोमीटर हो सकती है, बट अभी आपको सेल के लिए माइक्रोमीटर की जरूरत है। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे आर क्वाइट स्मॉल बिकॉज दे आर नॉट डेवलप्ड, वो अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं, इसलिए इनका जो साइज होता है दैट साइज बिगिंस विद 1 एंड गोज टू मैक्सिमम 10 माइक्रोमीटर। 1 से 10 तक रहता है, ठीक है।
लेकिन ये वाली डेवलप है तो ग्रोथ भी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो साइज बेटर होगा। दे बिगिन विद 5 एंड दे मे गो अप टू 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, ये साइज का चेंज है। सेकंड पॉइंट, आप साइज के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज देयर और नॉट, तो यहां लिखेंगे आप नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, कि इनके पास कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। यहां आपने लिखना है यस दे कंटेन या दीज कंटेन, और यू कैन से दीज हैव ट्रू न्यूक्लियस। वर्ड्स आपके अदल बदल हो सकते हैं, सेंस से निकलने चाहिए। जैसे मैंने कहा वेल डेवलप्ड, मैंने बोला वेल डेवलप्ड है, लिख दिया ट्रू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेल डेवलप्ड का मतलब भी ट्रू है, और ट्रू तो ट्रू होता ही है, वो वेल डेवलप्ड है। थर्ड पॉइंट जो आपने कंसीडर करना है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आएगा, आगे बताऊंगा जब न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, कि जब हम न्यूक्लियस को इस तरह से बनाते हैं तो न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आगे चल करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर इस तरह से चल रहा है तो दूसरा उसको इस तरह से ओवरलैप करता है। दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इनको क्रोमोसोम बोलते हैं बेटा। और क्रोमोसोम का मतलब होता है कि वो एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है, यानी एक पीढ़ी के गुण, पेरेंट्स के जो क्वालिटीज होते हैं, फीचर होते हैं, उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां लिखा क्रोमोसोम, तो इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, ज्यादा नहीं होते। लेकिन इनके पास कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो वहां 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 हर सेल के अंदर होते हैं। वीट के अंदर अलग होंगे, पी के अंदर अलग होंगे, हॉर्स में अलग होंगे, डॉग में अलग होंगे, तो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से वेरी करते हैं। तो यहां हमने लिखा सिंगल, और यहां आपने लिखना है मोर देन 1, एक से ज्यादा, वो कितने भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट आप बना सकते हैं यहां पर कि आपके पास जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मैंने यहां पर जब एक लिस्ट बनाई थी, आपको ध्यान होगा कि हमारे पास सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स बोला था मैंने। सेल ऑर्गेनेल दैट मीन्स वेरी माइन्यूट structures inside the cell which have their own functions, जो अपने अपने काम करते हैं। गोल्गी अपरेटस हो सकता है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, तो उनके ऊपर अपनी कवरिंग होती है, उस कवरिंग को मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सेल यानी एक तरह से हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड का मतलब घेरी हुई, सेल ऑर्गेनेल्स। अब बेचारे इसके पास कहां से सेल ऑर्गेनल आएंगे, इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं बना है, तो यहां आंसर आ जाएगा नो, इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। और इनके पास आएगा, आप कहेंगे यस दे कंटेन प्रॉपरली डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स, उनके पास ऐसे होते हैं। और लास्ट में हमने बोलना है यहां पर, और लास्ट के बाद मैं एग्जांपल भी इसमें बताने वाला हूं। फिफ्थ आप राइट कर सकते हैं, न्यूक्लियस जब हम ड्राइव करते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा ये अगर हम सेल कंसीडर करें, एनिमल सेल स्फेरिकल शेप मानेंगे जनरली, उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अगले टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा, इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और डेवलप्ड अलग से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, तो यहां फिफ्थ पॉइंट बना देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यस और नो, अब बेचारों के पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस का तो मतलब ही नहीं है, तो यहां कहेंगे नो न्यूक्लियोलस इज देयर, और यहां पर आप बोलेंगे यस दे कंटेन द न्यूक्लियोलस। उसके बाद आप लास्ट में यहां पर एग्जांपल लिख देना। एग्जांपल में इसमें लिखेंगे आप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिखेंगे आप लोग, और आप ब्लू ग्रीन एल्गी लिख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हैं,
और इधर आप किसी भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, डॉग, काउ, कैट, जो भी आपका मन करे, यू कैन राइट दिस. So, as far as I feel, this is very important difference and it makes a lot of difference in our existence as an organism also. हम as a organism भी कौन सी सेल कंटेन करते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इट मेक्स ए डिफरेंस. जितने भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आप साइड में देखते हैं, अपने चारों तरफ आंख खोल करके देखिए, इधर दे आर प्लांट्स और एनिमल, उन सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. और बैक्टीरिया जैसे जो एनिमल हैं, जो आज भी बेचारे सिंपल लाइफ बिल्कुल जैसे बने होंगे कभी एट द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ, जिस तरह के रहे, आज भी उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ पाए हैं. सो दे आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप अगर आप इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू लर्न. और अगर आप इस चीजों को प्रॉपरली लर्न नहीं करेंगे बेटा, वो आपकी मर्जी की बात है. आई कैन सिंपली एडवाइस कि एक से ज्यादा बारी से देखें, कंप्लीट वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक पर प्लीज जरूर ड्रॉ करके देखिए. ठीक है. एंजॉय योर स्टडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.